था मानव। मानव कहने का मतलब बचवा बायोलॉजी। ह्यूमन, ह्यूमन में दो चीज आता है। एक आता है क्या चीज, एक आपके पास होते हैं पुरुष, जिसको कहा जाता है क्या चीज, मेल, और एक होता है आपके पास क्या चीज, फीमेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री। अब पुरुष का नाम रख लो मटला और स्त्री का नाम रख लो फूलमंती। स्त्री का नाम कहाँ रख दिए, फूलमंती। अब ध्यान देना, ये मटला है, ये क्या है, फूलमंती। अब मटला फूलमंती दोनों तो मानव है। अब इस मेल में बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज होना जरूरी, शुक्राणु। अब ढेर बच्चा कहेगा कि सर लिंग, समझिए तो लिंग क्या है, लिंग हल्का फुल्का छोटा भी रहे फिर भी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट करने के लिए क्या चीज चाहिए, स्पर्म। स्पर्म कहाँ रहता है, वृषण में, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। तो ये होता है आपके पास टेस्टिस, यानी वृषण पुरुष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और महिला का मान लिया जाए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, अंडाशय। अब बताइए अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय में क्या चीज का उपस्थिति होती है, अंडाणु का, और टेस्टिस में क्या चीज का, स्पर्म का। ये क्या हो गए, स्पर्म का। अब ये जो स्पर्म आपके पास है, इस स्पर्म में क्या चीज होता है आपके पास, स्पर्म में होता है आपके पास शुक्राणु। स्पर्म में क्या होते हैं, शुक्राणु। और अंडाणु में उपस्थित होता है अंडा। क्या उपस्थित होता है, अंडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्स। अब देखिए शुक्राणु जो होता है इसके पास क्या होते हैं, पुरुष के पास होता है एक्स और वाई, और इसमें उपस्थित होता है अंडाणु में एक्स और एक्स। अब मान लिया जाए कि शुक्राणु जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु अंडाणु से रिएक्शन करता है, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। इसको क्या बोलते हैं, निषेचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये जो निषेचन की क्रिया है, इससे बनता है जाइगोट, यानी कि निषेचन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, जाइगोट, JYGOTE। अब ये बन गया जाइगोट। तो जाइगोट या निषेचन जो हमारे पास होता है, ये कहाँ पर होते हैं, शुक्राणु, यानी कि पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि संयुक्त होते हैं, तब ये कहलाता है, क्या बनाता है, जाइगोट, यानी कि बच्चा का निर्माण करना शुरू कर देता है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि भैया जब निषेचन की क्रिया होती है तो एक्स और एक्स मिलता है, ये वाला एक्स ये वाला एक्स अगर मिला तो क्या चीज का जन्म होता है, लड़की का। अगर इसका बाई और इसका एक्स ई मिलता है, एक्स और बाई, तो क्या चीज का जन्म होता है, लड़का का। यानी कि पेट में जो बच्चा बनेगा एक्स और बाई, और एक्स एक्स जो बनेंगे वो क्या चीज, लड़की। समझ गए। चलिए इसको जरा सा उतार लीजिए अपने कॉपी में। 12th का ये चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है आपका बोर्ड के लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी, क्योंकि जनरली आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ बौराही आदमी के डायरेक्ट पता होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, समझ गया, लेकिन बहुत सारा बात है कि इसके अंदर भी पढ़ना पड़ता है, समझ गए। और साथ साथ प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना होता है, जीव के बारे में भी पढ़ना होता है, जानवर के बारे में भी पढ़ना होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन। ये मानव प्रजनन में अभी कुछ इंट्रोडक्शन का 2-3 ही लाइन लिखे हैं, अभी बहुत सारा लाइन है जो बचा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात को समझिएगा, मानव कहने का मतलब क्या होता है। मानव कहने का मतलब इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं। ह्यूमन का मतलब होता है दो चीज, एक आता है आपके पास मेल और एक आता है फीमेल। चाहे वो मेल कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल चाहे तो वो क्या कितना भी छोटा हो या तो बड़ा हो, यानी कि मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष की बात करता है। स्त्री और पुरुष क्या होते हैं, मानव होते हैं। अब मानव में कहा जाता है कि देखिए दो चीज होते हैं। एक चीज है मानव की बात अगर करते हैं तो मानव को उत्पत्ति की अगर हम बात किया जाए तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि गर्भाशय में अगर कोई बच्चा होता है तो उसको 3 महीना तक के पता नहीं होता है कि माँ के गर्भ में वो बच्ची है कि बच्चा है,
क्योंकि 3 महीना के बाद ही किसी माँ के गर्भ में लिंग निर्धारण शुरू होता है। इसलिए कोई महिला प्रेग्नेंट भी होती है, जब अल्ट्रासाउंड करके चेक करवाने के लिए वो जाती है तो उसको कहता है कि 3 महीना वेट कीजिए, क्योंकि 3 महीना के बाद जो गर्भ में ठहरा हुआ बच्चा होता है उस शिशु का क्या होने लगता है, लिंग निर्धारण होने लगता है। लिंग निर्धारण के पहले वो जनरली क्या होते हैं, बच्ची ही होती है। इसलिए देखिएगा हम लोग के शरीर में देखिएगा कि मेल और फीमेल दोनों में क्या पाए जाते हैं, स्तन पाए जाते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन लड़कियों में ज़्यादा होने के कारण उसका स्तन का आकार बड़ा होने लगता है और सक्रिय हो जाता है, और पुरुष में स्तन का आकार क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, यानी कि हमारा निष्क्रिय हो जाता है, कोई इसका प्रभाव हमारे शरीर में नहीं होता है। तो लिंग निर्धारण की क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो लिंग निर्धारण जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका 3 महीना के बाद क्या होना शुरू होता है, लिंग निर्धारण होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म मतलब उस शरीर में गर्भाशय में बच्चा पलना शुरू हो गया तो इसका मतलब है तुरंत पता चल जाएगा कि वो लड़की मतलब प्रेग्नेंट पीरियड में लड़की है कि लड़का, ऐसा नहीं होगा। 3 महीना के बाद ही पता चलेगा। जब आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखिएगा तब पता चलेगा कि हाँ इसमें लिंग निर्धारण लड़का का हो रहा है या लड़की का। अब देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मानव में कि एक मनुष्य और एक आपके पास स्त्री और एक आपके पास पुरुष। तो स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो दोनों को मिलने से ही कहा जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जब मेल और फीमेल जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक स्त्री और पुरुष का संयोग नहीं होता है, तब तक ह्यूमन प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। यानी कि ह्यूमन प्रजनन की क्रिया तभी संभव होता है जब किसी फीमेल के साथ मेल क्या करे, संयोग करे। समझ गए। अब देखा जाए यहां पर बताया है कि नर तथा मादा प्रजनन तंत्र वृषण तथा अंडाशय, यानी नर के पास क्या प्रजनन तंत्र होना जरूरी है, वृषण, और मादा के पास उपस्थित क्या होना जरूरी है, अंडाशय। देखिए कहा जाता है कि नर में यानी कि पुरुष में जो वृषण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अंडकोश। क्या बोलते हैं, अंडकोश। जहां पर इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसको कहा जाता है स्पर्म स्टोर। स्पर्म स्टोर जहां पर स्पर्म की उपस्थिति होती है। तो जहां पर पुरुष के शरीर में स्पर्म बनते हैं उस जगह का नाम क्या होता है, वृषण होता है। और महिला लोग के जो कह सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, वो प्रजनन के लिए महिलाओं लोग को प्रजनन के लिए जो अंडाणु बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, अंडाशय में। तो सबसे पहला चीज, पुरुष में स्पर्म कहां बनते हैं, वृषण में। महिला के शरीर में अंडाणु कहां बनते हैं, अंडाशय में। समझ गए। अब जब तक अंडाशय से शुक्राणु, पुरुष का जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वीर है, जो रिएक्ट नहीं करेगा यानी कि इसके साथ संयोग नहीं करेगा, तब तक कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रजनन तंत्र में 2 बड़का डिवाइस होता है। एक होता है नर का क्या चीज बाबू, वृषण, और मादा का क्या होता है, अंडाशय। देखिएगा बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो महिला तो होती है, उनका पूरा फिगर वगैरह सब देखने में महिला होता है, लेकिन वो बच्चा को जन्म नहीं दे पाती है। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि उनके अंडाशय में अंडाणु का बनना खत्म हो जाता है। समझ गए। और एक पीरियड ऐसा हमारे समय आता है खास करके महिलाओं को कि 55 साल के उम्र के बाद, 50-55 साल के उम्र के बाद कोई महिला बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उनका मासिक चक्र बंद हो जाता है। और मासिक चक्र जब बंद होता है तो किसी बच्चा को जन्म देने से निष्क्रिय हो जाती है। अब देखा जाए पुरुष की बात करते हैं, पुरुष कितना साल तक बच्चा पैदा कर सकता है सर, तो पुरुष अनलिमिटेड, जब तक जी रहा है, जब तक, समझ गए ना, लॉन्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला में एक निश्चित समय दिया गया है 55 साल, क्योंकि अंडाशय में अंडाणु का बनना निष्क्रिय हो जाता है, बंद हो जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि महिला 50 साल के बाद किसी बच्चा या किसी बच्ची को जन्म नहीं दे सकती है। अब देखिए नर तथा मादा प्रजनन तंत्र वृषण अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना, युग्मक, जनन, शुक्र जनन, अंड जनन। अब देखिए शुक्र जनन, अंड जनन की यहाँ पर बात किया गया। तो जनन की क्रिया में यानी कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होती है तो यहाँ पर शुक्र जनन यानी शुक्राणु, जनन की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया, शुक्राणु। और महिलाओं के लिए जनन की क्रिया में क्या आ गए, अंडाणु। क्या आ गए, अंडाणु। तो शुक्राणु जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और महिलाओं के लिए क्या होता है, अंडाणु। और यही अंडाणु जब खत्म हो जाता है, जनरली देखिए कहा गया है कि
स्त्री को या महिलाओं को पीरियड क्यों आता है, तो उनके शरीर में क्या होता है कि उनके शरीर में अंडाशय के अंदर में अंडाणु बनते हैं। अंडाणु जब शुक्राणु से रिएक्ट नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका वैलिडिटी टाइम होता है कि भैया ये 2-4 दिन तक कहीं आपके अंडाशय में क्या होंगे, ठहरेंगे, और 2-4 दिन तक वो किसी स्पर्म से किसी वीर से नहीं टकराता है, नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। अब ब्लास्ट होने के बाद वो क्या होता है, फिर वो बाहर निकल जाता है, प्राइवेट पार्ट के माध्यम से बाहर निकल गया। तो ये जो पीरियड आने की बात होती है, मासिक चक्र जो आता है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अंडाणु क्या निकलते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए उस समय बहुत प्रकार की दिक्कत होती है महिलाओं के शरीर में। जब मासिक चक्र की घटना होती है तो बहुत कहा जाता है शरीर में ऐंठन होता है, क्योंकि वो एक प्रकार से कहा जाता है कि उनके शरीर में प्रोटीन की उपस्थिति होती है जो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। अब बाहर जब निकलेगा भैया तो जाहिर सी बात है शरीर में कमजोरी आना ही आना है, उससे बहुत प्रकार के क्या होगा, मानसिक तनाव लगेगा, दिमाग दर्द, शरीर दर्द, बहुत प्रकार की बीमारी। अब देखिए ये जो निषेचन शब्द है इसको पकड़िएगा। निषेचन कहने का मतलब होता है ना, जब कोई अंडाणु से कोई शुक्राणु, वीर में जो उपस्थित होते हैं शुक्राणु, वो रिएक्ट करता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि अंडाणु से रिएक्ट करता है जो शुक्राणु, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। तो ये होना बहुत ही जरूरी है। अब देखा जाए ये कोरक पुट्टी निर्माण तथा भ्रूण का विकास, रोपण, सगवर्ता तथा आवल निर्माण, प्रस्रव, दुग्ध श्रवण, यानी कि मानव प्रजनन की क्रिया की अगर बात करते हैं तो मानव प्रजनन में कहा जाता है कि एक कोरक पुट्टी का निर्माण होता है। अब कोरक पुट्टी का निर्माण कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से कहा जाता है कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके शरीर में जो गर्भाशय में वो बच्चा जाता है तो उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरक पुट्टी निर्माण। यानी कि जब पुरुष का शुक्राणु महिला के उपस्थित में महिला के अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से निषेचन करता है तब बच्चा गर्भ में ठहरता है, समझ गए। और वही बच्चा जो गर्भ में ठहरता है वो धीरे धीरे क्या होते चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है। तो बच्चा ठहरता कहाँ पर है, माने कि गर्भ में, लेकिन अंडाशय में कौन सी होता है, अंडाणु, वहां से वहां पर क्या जाता है, शुक्राणु, और शुक्राणु रिलीज करके स्पर्म वहां पे जाकर के रिएक्ट करके यानी निषेचन करके वो जब एक बच्चा का निर्माण करता है, एक शिशु का निर्माण करता है, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, गर्भाशय में। और बच्चा का आकार धीरे धीरे बढ़ते जाता है, गर्भाशय के भी आकार धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और जब गर्भाशय का आकार बढ़ेगा तो 3 महीना के बाद फिर पता चलेगा कि उसमें बच्चा का लिंग निर्धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी पीरियड में जब लिंग निर्धारण होता है, उसी पीरियड में कहा जाता है कि बच्चा जन्म लेता है या बच्ची जन्म लेती है या फिर छक्का जन्म ले लेता है, समझ गए। लिंग निर्धारण के क्रम में ही छक्का जो जन्म लेता है उसमें कहा जाता है कि 3 क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर होते हैं। कोई छक्का जन्म लेता है, हिजड़ा जन्म लेता है, उसमें 3 क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर होते हैं। जैसे जनरली बच्चा जन्म लेता है तो XX, अगर कोई XY, और कोई बच्चा जन्म लेता है तो XY, कोई बच्ची जन्म लेती है तो XX, और जब वहां पर कह दिया जाता है कोई कि थर्ड जेंडर पैदा होता है तो XXY या XYX, इस प्रकार से 3 गो क्रोमोसोम्स मिलता है, तब क्या चीज का निर्माण होता है, छक्का या हिजड़ा का जन्म होता है, समझ गए। अब देखिए तो जब ये बच्चा का निर्माण होना शुरू हो जाता है गर्भाशय में, तो वहां पर आपका रोपण, सगवर्ता, आंवला निर्माण, दूध वगैरह, श्रवण, यानी महिलाओं में ये सब क्रियाएं फिर क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। अब देखिए जनन सभी जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जो है ये सभी जीवधारियों में होता है, यानी कि जितने जीवधारी हमारे पास हैं, जानवर हैं, मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, या कोई भी कह सकते हैं पेड़ पौधा भी है, उसमें भी क्या होता है, आपका एक प्रकार से जनन की क्रिया होती है। बिना जनन के क्रिया के कोई भी अपना संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इस प्रक्रिया में कहा जाता है कि सभी जीवधारी जो होते हैं अपने प्रतिरूप संतान पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि कोई मेल है कोई फीमेल है, इन दोनों के बीच में संयोग हुआ और संयोग होने के बाद कोई बकरी के जन्म दे देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि
कुछ दिन पहले को सुना था कि वो महिला सांप के जन्म दे दी थी। हम ओकरा बारे में विश्लेषण करना भूल गए थे, विश्लेषण करना चाहिए था। बड़ा मतलब वायरल पोस्ट हो रहा था कि एक महिला सांप को जन्म दी। ये संभव ही नहीं है भाई, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। जब तक उसका भैया सांप का स्पर्म उसके अंडाणु से नहीं रिएक्ट करेगा, और इतना हैवी उसका स्पर्म का सांप का जो स्पर्म होता है कि वो रिएक्ट करेगा भी, तो मतलब वो अपना एबिलिटी पूरा का पूरा रख सकता है, समझ गए। यानी कि ऐसा मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कैसे उसको हो गया समझ में नहीं आता, राम जानता हो। ये वैसे नया नया था, वैसे थोड़ी ना होता, पेट में सांप चल जाएगा तो सांप जन्म ले लेगा, ऐसा नहीं होता, उसका नियम अलग है, आगे बताएंगे। अब देखिए, अब कहा जाता है कि जनन की क्रिया बाबू दो तरीका से होता है। एक होता है सेक्स के माध्यम से और एक होता है अनसेक्स के माध्यम से, यानी अनसेक्सुअल, जिसको असेक्सुअल भी कहते हैं, और एक होता है आपके पास क्या चीज, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है लैगिंग जनन, और एक होता है अनसेक्सुअल या असेक्सुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलैगिंग जनन। तो समझना, यहाँ पे साफ साफ बात को पकड़िएगा। अलैगिंग जनन, जो बिना लिंग के जनन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलैगिंग जनन। अलैगिंग जनन कहने का मतलब, लैगिंग जनन कहने का मतलब कि लिंग के साथ जनन की क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, लैगिंग जनन। जैसे मानव हो गए, जानवर हो गए, समझ गए। उसके बाद फिर कहा जाता है क्या चीज, कि आपका जो फूल उल होता है वो भी द्विलिंगीय होता है, जैसे ओड़हुल का फूल, तो वो क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं, तो उसमें भी लैंगिक जनन होते हैं। लेकिन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जो होता है हमारे पास, उसमें लैगिंग जनन की क्रिया नहीं होती है, उसमें क्या होती है, अलैगिंग जनन की क्रिया होती है। अपने आप वो क्या होता है, बढ़ते जाता है उसका जनसंख्या, समझ गए। तो अब कहा जाता है हाँ, तो वही सूक्ष्म जीव, सेल भी एक प्रकार का क्या हुआ, सूक्ष्म जीव ही है ना, तो उसका संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे हम लोग अभी कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद कहा जाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं जो मर रहे हैं, समझ गए, और बहुत सारे कोशिकाएं तुरंत क्या हो जा रहे हैं, उत्पन्न भी हो जा रहे हैं। तो हमें कोशिका है जो क्या देती है, एनर्जी देती है बोलने के लिए, किसी काम को करने के लिए। तो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा देती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, समझ गए। अब देखा जाए यहाँ पर की बात करते हैं, तो जितने भी जनन की बात किया जाता है, तो जनन सभी क्या चीज में पाए जाते हैं, जीवधारियों में। इनका प्रक्रिया होता है कि अपने जैसा संतान पैदा देगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लो हम हैं, हमर मेहरारू है, ठीक है, हमने दोनों को संयोग हुआ। अब मान लो कि ऐसा थोड़ी ना कि सांप पैदा ले लेगा, नहीं सांप पैदा लेगा, समझ गए ना। हो सकता है कि या तो उसके जैसा कोई बच्ची जन्म ले, या तो मेरे जैसा कोई बच्चा जन्म ले, समझ गए ना। यानी कि लड़का ही जन्म ले सकता है और लड़की ही जन्म ले सकती है, समझ गए। इस प्रकार की घटना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बताइए, अंडाशय महिला में उपस्थित होता है कि पुरुष में? अंडाशय में क्या चीज की उपस्थिति होती है? अंडाणु की। अब बताइए, पुरुष में वृषण उपस्थित होते हैं कि महिला में? पुरुष में वृषण, सही बात है। सनी, तुम्हारा अंडाशय है जी, सही है ना? सही है। और कोई भी अंडाशय, हाँ सही है सर। मेल के पास होता है वृषण और फीमेल के पास होते हैं क्या चीज? अंडाशय, समझ गए। अब उसमें कहा जाता है कि वृषण में उपस्थित होता है क्या चीज? आपका स्पर्म, जिसको हम लोग वीर्य कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है आज युग्मक जनन। युग्मक जनन को इंग्लिश में हम लोग जेमेटोगेनेसिस कहते हैं। अब ये जो जेमेटोगेनेसिस है, इसके बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं। इसको युग्मक जनन के नाम से हम लोग जानते हैं, युग्मक जनन। अब युग्मक का मतलब क्या होता है? पेयर। युग्मक का मतलब जोड़ी जिसको बोलते हैं। तो जब भी युग्मक जनन की क्रिया, जिसमें चाहे वो किसी इंसान हो, कोई जानवर हो, जब जनन की बात होती है तो जनन में कितने प्रकार के आते हैं लोग? 2 प्रकार के, एक मेल और एक फीमेल। जब एक मेल और एक फीमेल जब आपस में संयोग करेंगे तभी क्या होगा? जनन की क्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि अब कोई कहता है
कि ज़्यादा लोग कहता है कि भगवान का दिया हुआ चीज़ है, समझ गए। मुस्लिम धर्म में देखिएगा ज़्यादा लोग कहती हैं यही चीज़ कि भगवान जितना दे रहा हो उतना रख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ गए। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिनको बायोलॉजी का ज्ञान है, जो अच्छे खासे जानकार हैं, उनको पता है कि ये सब कैसे होता है। और जो जिनको नहीं पता है वो डायरेक्ट कहते हैं ये सब क्या चीज़ है, भगवान का लीला है। तो ये भगवान का लीला बच्चा पैदा करना नहीं है, भगवान का लीला नहीं है, किसका लीला है, ये इंसान का लीला है, समझ गया। वो लीला करता है तो लीलवा पैदा हो जाता है, समझ गया ना। अब देखा जाए यहाँ पर एक पॉइंट को हम लोग पकड़ते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है आपके पास वृषण तथा अंडाशय कि जनन एपिथेलियम की अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि आपका वृषण यानी मेल में वृषण और महिला में क्या होता है, अंडाशय। अब इस अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, किस प्रकार के विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे देखिए हमारे शरीर में, मेल के शरीर में स्पर्म ही क्यों बनते हैं, फीमेल के शरीर में जो अंडाशय होता है वहाँ पे अंडाणु ही क्यों बनते हैं, तो वो कहे जाते हैं क्या चीज के कारण, युग्मक जनन के कारण, युग्मक जनन के कारण। यानी युग्मक जनन एक ऐसी आपका कह सकते हैं घटना है, प्रक्रिया है, जिसके कारण पुरुष में क्या चीज का उत्पत्ति होता है, वृषण में स्पर्म का और अंडाशय में महिला लोग का अंडाणु का। अब देखिए जब युग्मक के निर्माण होता है तो युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में यहाँ पर बात बताया है कि जब आप लोग आगे पढ़ाएंगे इस चीज़ को, अभी उतना समझ में आपको नहीं आ सकता, लेकिन जब आगे पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पता चलेगा ये चीज़। जनरली कहा जाता है, देखिए मान लिया जाए कि ये अंडा है और ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से स्पर्म, ये क्या हो गए स्पर्म, ये हो गए हमारे पास एग। अब जब इसमें ये समाहित होता है तो समाहित होने के बाद इसको क्या कर देता है, ये विखंडित कर देता है। क्या करता है, विखंडित कर देता है, यानी विभाजन की प्रक्रिया में लाता है। अब विभाजन की जब प्रक्रिया में लाता है तभी यहाँ से क्या होता है, एक नया जीव का शुरुआत होता है। जैसे देखिएगा जनरली एक अंडा जो होता है, ऐसे भी हम लोग मुर्गा मुर्गी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक मुर्गी का अंडा लीजिए, उस मुर्गी के अंडा में कहा जाता है क्या चीज़, कि उसके अंदर में चूजा उपस्थित होते हैं। लेकिन कब, जब वो खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है चूजा और बाहर निकलता है, यानी कि वो अपना अंडा को क्या करता है, खुद अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी तोड़ता है, समझ गए। तोड़ने के बाद वो कहाँ निकला, बाहर की दुनिया में निकला, एक नया जीव बनता है। उसी प्रकार से अंडा में जब स्पर्म रिएक्ट करता है वहाँ पर एक नया जीव की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब देखिए मेल एंड फीमेल एनिमल्स प्रोड्यूस स्पर्म एग्स रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर रिजल्ट दिस एक्शन। जनरली नर मादा कोई भी जंतु हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, उस सभी में कहा जाता है क्या चीज, आपके पास शुक्राणु की क्रिया होती है और अंडाणु की क्रिया होती है। अगर जानवर भी पैदा बाल बच्चा कर रहा है तो इस सब उसमें क्या होता है कि जो उनके महिला होती हैं उसमें अंडाणु बनता है, और उनका जो जानवर में पुरुष होता है उसका क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। और वो दोनों आपस में निषेचित होकर के, जुड़ करके इस प्रक्रिया को क्या करता है, दोहराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। यानी कि जब दो मेल या फीमेल अलग अलग जाति आपस में मिलते हैं और अंडाणु से शुक्राणु अभिक्रिया करता है, अर्ध विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और मिलने के बाद एक कह सकते हैं कि अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, और अगुणित युग्मक जो होते हैं वो युग्मक जनन का काम करता है, समझ गए। अब देखिए कहा जाता है कि युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया है। युग्मक जनन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन, शुक्र जनन और अंडे जनन। अब आपसे कोई पूछ दे कि युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के कितने भाग होते हैं, तो युग्मक जनन के कितने भाग होते हैं, दो, शुक्र जनन और अंड जनन। तो ये सब क्वेश्चन जैसा माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये सब बेसिक नहीं चल रहा है। आपका चैप्टर स्टार्ट बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में आपका शुरू है क्या चीज, बेसिक, लेकिन इसमें स्टार्ट है आपका चैप्टर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंड जनन जो है किसका भाग होते हैं, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं कि अंड जनन किसका भाग है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, युग्मक जनन का।
शुक्र जनन किसका भाग है? तो शुक्र जनन आपका युग्मक जनन का भाग है। अब शुक्र जनन में क्या होता है, शुक्र जनन क्रिया क्या है? तो देखिए, शुक्र जनन वैसी प्रक्रिया है, वैसा क्रिया है जो वृषण में कहा जाता है कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। महिलाओं में देखिए, ये शुक्र जनन की क्रिया जो है, यानी कि मेल अगर कोई लड़का होता है तो उसके शरीर में 14 साल के बाद से जनरली क्या होता है कि शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं, समझ गए। और यहाँ पर अंड जनन की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में पहले 14-15 साल था, लेकिन घट करके अब कितना हो गया? 12 साल, समझ गए कि 12 साल में, क्योंकि देखिए पहले बताए थे कि खान पान पर बहुत ही असर पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग खान पान, जैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ते घटते रह रहा है, तो पहले के दिनों में क्या था कि खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते थे उसमें केमिकली युक्त कम थे, हमारा शरीर कम हीट होता था, खास करके महिलाओं को। तो उस प्रकार से क्या होता था कि 16-17 साल 18 साल की उम्र में क्या होते थे, वो माँ बन सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब वो 14 साल के उम्र में ही, 12 साल की उम्र में भी क्या बन सकती है? माँ बन सकती है, क्योंकि उनका मासिक चक्र शुरू हो जाता है कितना टाइम में? 12 साल के उम्र से। अब देखिए, तो शुक्र जनन कहने का मतलब कि शुक्र जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहा जाता है कि पुरुष के वृषण में शुक्राणुओं बनना शुरू कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। अंड जनन की अगर हम बात करते हैं तो अंड जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा के अंडाशय में, जिसको यहाँ पे ओवरी भी हम लोग कहते हैं, तो मादा के अंडाशय में अंडा का उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। अंडाणु का उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंड जनन। तो अब कहा जाता है कि युग्मक जनन होने के लिए पुरुष का स्पर्म बनना जरूरी है और महिला के शरीर में अंड बनना जरूरी है, समझ गए? अंडाणु बनना जरूरी है। जब अंडाणु महिला के शरीर में नहीं बनता है तब वो कभी मां नहीं बन सकती है। जब पुरुष का स्पर्म नहीं बन रहा होगा तो किसी महिला को प्रेग्नेंट वो नहीं कर सकता है। आगे चल करके बताएंगे कि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, रिश्ता बड़ा दिन से चल रहा है, 10 साल 15 साल 11 साल मतलब बीत रहा है, समझ गए, फिर भी जो महिला होती है वो माँ नहीं बन पाती है। तो माँ अगर नहीं कोई महिला बनती है, इसका मतलब साफ साफ है कि महिला में बहुत कम दोष होता है। जितना भी दोष उत्पन्न होता है वो किसमें? पुरुष में, क्योंकि पुरुष में स्पर्म की क्षमता अगर कम रहती है 15 ml से 10 से 15 ml भी अगर वीर्य का क्षमता आपका कम है तो आप किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए वहां पे भी आपका, जब मान लीजिए ऐसा केस में कभी आपका होता है तो आपका वीर्य टेस्ट होता है, और वीर्य टेस्ट के बाद आपको पता किया जाता है कि भैया इसका 10 ml से कम इसका अगर वीर्य गिर रहा है तो ये किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। उस समय डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं, कुछ प्राकृतिक चीज खाने के लिए बोलते हैं कि ये चीज वो चीज खाइए, अंजीर काजू किशमिश छुहाड़ा खाइए, समझ गए। उसके बाद उनका क्या होता है, स्पर्म टाइट हो जाते हैं और वो किसी महिला के साथ जब सेक्स संबंध बनाता है तो उसको क्या कर देता है? गर्भवती करता है। अब देखिए बाबू, अंड जनन और ये शुक्र जनन की क्रिया जो है, ये शुक्र जनन की क्रिया कितना उम्र में शुरू होता है? लड़कों में 14 बरस और महिला लड़कियों में 12 बरस, समझ गए। 12 बरस में ये अंड जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखा जाए कुछ आगे डिफिनेशन टाइप का ही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ढेर बच्चा जो है ये अस्खलन और ये निषेचन को एक ही समझ लेता है, समझ गए। 10th क्लास में आप लोग होंगे तो बायोलॉजी में ये निषेचन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका आया होगा क्वेश्चन बैंक में, समझ गए। तो ये निषेचन क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन, और ये यहाँ पर इजैकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों अलग होते हैं, जिसको इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। तो इंसेमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों प्रोसेस में होता है। अब प्रोसेस में कब होता है ये समझना बात को। सबसे पहला चीज है सखलन। क्या है यहाँ पे? असखलन, यानी कि इजैकुलेशन की अगर बात करते हैं इंसेमिनेशन की, तो देखिए मैथुन की क्रिया के समय नर का बीज मादा के योनि में मुक्त किया जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सखलन कहते हैं। यदि कोई मान लिया जाए कि इस पर कहा जाता है कि कोई फीमेल की अगर हम बात करते हैं या कोई हम मेल की बात करते हैं, कोई क्या चीज मेल की बात करते हैं,
तो फीमेल की बात करिए या मेल की बात करिए, जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ सेक्स संबंध बनाता है और मेल का वीर पतन हो जाता है, मेल का वीर गिर जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, सस्खलन प्रोसेस कहलाता है। अब कभी कभी क्या होता है ऐसा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल का ही वीर गिरे, इसके अंदर फीमेल के जो योनि के अंदर में भी उपस्थित होते हैं कुछ लिक्विड चिपचिपा पदार्थ, वो भी बाहर निकलता है। तो उस समय जब महिला की योनि से बाहर निकलते हैं कुछ चिपचिपा पदार्थ, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सस्खलन कहते हैं, असस्खलन कहते हैं। यानी कि अगर पुरुष का वीर पतन हो, पुरुष का अगर वीर गिरे उसे हम सस्खलन कहते हैं, अगर महिला का वीर गिरे उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सस्खलन कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से पुरुष में वीर गिरते हैं उसी प्रकार से जब महिला संतुष्ट हो जाती है तो उनके शरीर से योनि के रास्ते क्या निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। अब देखिए यहां पर कहा जाता है बाबू निषेचन, निषेचन यहीं से बना है। निषेचन कहने का मतलब है कि शुक्राणु में हमेशा क्या है कि जो वीर होता है, वीर के अंदर में शुक्राणु होते हैं, आगे पढ़ाएंगे कि शुक्राणु में 10% 20% ही शुक्राणु होता है, बाकी प्रोटीन लिक्विड पदार्थ होते हैं। अब कहा जाता है कि अंडाणु, तो भैया अंडाणु तो महिला के शरीर में हमेशा नहीं ना होता है, अंडाणु तो बनने का एक समय होता है, जब उनको पीरियड आने के 2-4 दिन पहले बनता है। यानी कि जब महिला को पीरियड आता है, पीरियड के जब अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं और वो किसी शुक्राणु से रिएक्ट नहीं करता है, वीर से रिएक्ट नहीं करता है, तो वो क्या हो जाते हैं, योनि के रास्ते बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये जब शुक्राणु जो होता है, अगर मान लीजिए कि पीरियड आने के पहले जब महिला के शरीर में अंडाणु बन रहे थे, उस समय रिएक्ट कर लेता है, उस समय क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। यानी कि अंडाणु से जैसे ही शुक्राणु जो है ये रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देते हैं, आपका एक प्रकार से कह देते हैं कि जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बनाता है, ये जाइगोट एक प्रकार का युग्मक होते हैं, एक प्रकार का क्या होते हैं, युग्मनज होते हैं, क्योंकि दोनों इसमें मिल रहा है, ये अंडा भी मिल रहा है और ये स्पर्म भी मिल रहा है। तो जब अंडा से स्पर्म मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये सस्खलन अलग बात होती है और निषेचन अलग बात होती है, दोनों एक चीज नहीं है। सस्खलन में क्या है, अगर मान लीजिए कोई महिला पुरुष से एक संबंध बना रहा है, अगर किसी पुरुष का वीर पतन हो गया तो उसका क्या हो गया, सस्खलन हो गया, ठीक है। अगर कोई महिला के साथ सेक्स संबंध बना रहा है, महिला का वीर बाहर गिर गया तो डायरेक्ट कहेंगे कि महिला सस्खलन हो गई। लेकिन निषेचन उसको नहीं कहेंगे। निषेचन कब कहेंगे, जब पुरुष का स्पर्म जो होता है महिला के अंडाणु से रिएक्ट कर जाए, तब क्या कहलाता है, निषेचन की क्रिया कहलाता है। जब क्या कहलाएगा, निषेचन की क्रिया कहलाएगा। और जब निषेचन की क्रिया होता है तो क्या चीज का फॉर्म होता है, क्या चीज बनाता है, ये जाइगोट बनाता है। और यहीं से अर्धसूत्री विभाजन शुरू होते हैं और बच्चा यहीं से ठहर जाता है महिला के गर्भाशय में। समझ गए। अंडाशय में तो अंडाणु से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के तुरंत क्या होता है, 10 घंटा बाद, 15 घंटा बाद या 10-15 घंटा के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, गर्भाशय में शिफ्ट हो जाता है। और गर्भाशय में जाने के बाद बच्चा गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर देता है। तो जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ सेक्स संबंध बनाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि जब वो किसी के साथ सेक्स संबंध बना ली तो तुरंत वो क्या हो जाएंगी, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने का कंडीशन क्या है कि महिला के शरीर में अंडाणु की उपस्थिति होना चाहिए, तभी किसी लड़का के साथ सेक्स संबंध बनाएगी तब वो प्रेग्नेंट होगी, नहीं तो ऐसे कोई हो नहीं सकता है। चलिए बाबू, ये था हमारे पास इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की बात समझ में आ गया होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की भी बात समझ में आ गई होगी। इंसेमिनेशन है कि वीर पतन होना, लड़का या लड़की हो, वीर अगर पतन हो जाता है इंसेमिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, जब किसी महिला के अंडाणु के साथ पुरुष का शुक्राणु मिलते हैं और मिल करके एक जाइगोट बनाता है, यानी एक युग्मनज बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके आगे